हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम संसदीय समितियां से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और आज इस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े कुल 40 विविध प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5। ठीक, भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। संघीय न्यायपालिका का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक में है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। संघीय न्यायपालिका का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो देखिए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। बंगाल के कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियों ने ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच हेतु बाध्य कर दिया। ब्रिटिश संसद ने पाया कि भारत में कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने की जरूरत है। ठीक, और इसी जरूरत की पूर्ति के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट में न्यायिक प्रशासन के लिए कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल किया गया। ठीक, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो देखिए, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक, भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय या भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी व इसका संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। हमारा अगला प्रश्न है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो 7 न्यायाधीश की व्यवस्था थी। ठीक ना। भारत के संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय के लिए मूल रूप से दी गई व्यवस्था में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों को अधिनियमित किया गया था और इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मा संसद पर छोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल 33 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी चीफ जस्टिस, और बाकी 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ठीक ना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो आइए हम पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसको देखते हैं। तो पहला है कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा है कि वह किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या फिर 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में
लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, ठीक ना, अथवा किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, मतलब वकील रह चुका हो, ठीक ना, या फिर वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दिया है, इनमें से अगर कोई भी योग्यता है किसी व्यक्ति के पास तो वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य है। तो हमारा उत्तर डी होगा, उपयुक्त में से कोई भी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक ना। मुख्य न्यायाधीश मतलब होता है चीफ जस्टिस। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और बाकी 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। वही जो मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 124(2) के तहत, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं? देखिए, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है या फिर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ होते हैं, तो वैसी स्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 126 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? ठीक, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ठीक। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वहीं अन्य जजों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पड़ेगी, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस से प्रेरित है, ठीक ना। यानी सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस की न्यायिक प्रणाली से प्रेरित है। अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय में एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। देखिए, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो इनमें से सभी में, ठीक, यानी सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद या सत्र न्यायालय में, यानी इन तीनों ही न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। देखिए, तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कमी हो जाती है और बहुत सारे मामले लंबित हो जाते हैं, तब अस्थायी रूप से कुछ अनुभवी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाता है। इन्हें ही तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, ठीक ना। मतलब सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, कब होती है? तो जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का गण पूर्ति नहीं होता है। तो हमारा उत्तर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष, ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम
10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 65 वर्ष। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रह सकता है? तो 65 वर्ष तक। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो देखिए, कदाचार और असमर्थता, यानी उपयुक्त दोनों, ठीक ना। कदाचार और असमर्थता की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है और न्यायाधीशों को केवल महाभियोग यानी दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? ठीक, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सांसदों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा, ठीक ना। यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर महाभियोग द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति, ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक ना। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। वो कौन से न्यायाधीश थे? तो जस्टिस रामास्वामी, यानी कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ ही महाभियोग पारित किया गया था। देखिए, ये जो जस्टिस रामास्वामी हैं, यह पंजाब और हरियाणा के न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक। और रामास्वामी पर 1993 में महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह 2,80,000 रुपये वेतन मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह 2,80,000 रुपया वेतन मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह 2,50,000 रुपया वेतन मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह जी ने राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद और उपराष्ट्रपति बीवी गिरी के त्यागपत्र के कारण 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति का दायित्व निभाया, ठीक। यानी जिस समय जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी और उसी समय
उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने त्यागपत्र भी दे दिया था। तो उस समय 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति के रूप में जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने कार्य किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। देखिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं यानी हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वह किसी दूसरे राज्य में जा कर के वहाँ के उच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं या फिर वह उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक ना, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 348। ठीक, भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। हालांकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। ठीक, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी या अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है जो उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं तथा इनका गठन राज्य अधिनियम कानून के द्वारा होता है। अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका है। तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप। तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है। तो एकीकृत है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को भारत का उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसको कौन देखते हैं। तो भारत का उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 71 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक, राष्ट्रपति को किसी विधि या सार्वजनिक महत्व तथ्य पर अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। तो अनुच्छेद 143 में, ठीक ना, अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है। तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको यह अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।